सभी बच्चों का पी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे मैं फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और बच्चों, इसके पहले के लेक्चरों में हमने कुछ टॉपिक ऑर्गेनिक के कवर किए थे, बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल के 3 लेक्चर मेरे आपको यूट्यूब पे मिले थे जो है। और आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर मैं कवर करने जा रहा हूं। और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बातें कवर किया था कि अभिक्रिया रासायनिक बलगतकी है क्या, रासायनिक बलगतकी में किन कारकों का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या है और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है और वो रेट से किस प्रकार संबंधित है। आज आप देखेंगे कि जो है वेलोसिटी कांस्टेंट और अभिक्रिया का रेट से हम अभिक्रिया की जो ऑर्डर है, अभिक्रिया की कोटि है, कैसे निकालते हैं और उसका अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की यूनिट कैसे निकालते हैं, इन बारों में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। सपोज दैट एक अभिक्रिया, जैसे हमने लिया ए चेंज टू प्रोडक्ट, यानी कोई अभिकारक हमारा ए है वो उत्पाद में बदल रहा है। तो उत्पाद बदल रहा है तो अगर t बराबर 0 टाइम पर, इनिशियल टाइमिंग पे अभी अभिक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, तो अगर सपोज दैट जो हम अभिकारक ए है इसकी सांद्रता मान लीजिए a मोल प्रति लीटर है। क्या है इसकी सांद्रता? a मोल प्रति लीटर। और उस समय जो बने हुए प्रोडक्ट की मात्रा होगी वह 0 होगी। आफ्टर टी टाइम, टी समय पश्चात, वो टी 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टी समय पश्चात रिएक्टेंट की निश्चित है कि कुछ मात्रा प्रोडक्ट में बदल गई होगी। और सपोज दैट रिएक्टेंट की x मात्रा प्रोडक्ट में बदल गई। तो बच्चों, इधर अभिकारक में कितना भाग बचा टी टाइम पश्चात? क्या बचा? a माइनस एक्स। कितना बचा? a माइनस एक्स। और मैं अभिक्रिया के वेग का डिफरेंशियल टर्म में इक्वेशन में बता चुका था आपको। तत्कालीन वेग और औसत वेग में अंतर पिछले लेक्चर में बता चुका था। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो dx अपॉन dt, और मैंने आपको इसका मतलब बताया था चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। और इसके साथ जब हम अभिकारक की बात करते हैं तो माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और जब प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। तो देखिए dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स। और ये प्रोपोर्शनल चिन्ह जब आप हटाएंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, जहाँ ये जो k है यही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। और वेग स्थिरांक को और कंडीशन देखिए, वेग स्थिरांक को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन a माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। अगर हम ये जो सांद्रता बची हुई हमारी सांद्रता है इसको हम यूनिटी मान लेते हैं। अगर हम यूनिटी मान लेते हैं कि सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू k, अर्थात अभिक्रिया का जो रेट है वही हमारा क्या हो जाता है? वेग स्थिरांक हो जाता है। अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस दर के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता हम क्या मानते हैं? यूनिटी ले लेते हैं या 1 मोल पर लीटर लेते हैं। उस समय अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। और इसी वेग स्थिरांक को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। विशिष्ट दर नियतांक
जब हम इसको यूनिटी मान लेते हैं तो उस समय जो अवक्रिया का हमारा वेग होता है वही विशिष्ट दर नियतांक या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लीजिए, अवक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है और वेग क्या है। तो अवक्रिया का वेग स्थिरांक अवक्रिया के उस दर के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता हम इकाई मोल पर लीटर मान लेते हैं, 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, उस समय अवक्रिया का वेग ही हमारा वेग स्थिरांक कहलाता है। आइए देखते हैं कि अवक्रिया का वेग नियम कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ क्या होता है। अवक्रिया का वेग नियम, रेट लॉ, वेग नियम, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया का वेग नियम या रेट लॉ। तो अवक्रिया का वेग नियम जो अभिकारक की सांद्रता और अवक्रिया के वेग में जो संबंध व्यक्त होता है, जिस संबंध द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उत्पाद की सांद्रता में संबंध को व्यक्त करते हैं, वही हमारा होता है वेग नियम। वेग नियम को यदि हम दर्शाना चाहें तो के एक रेट इक्वल टू होता है, रेट जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n है, जहाँ n क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की कोटि के बारे में अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे और अभी हम रेट स्थिरांक के वेग स्थिरांक के मात्रकों के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। या हम लिख सकते हैं कि जो रेट है इक्वल टू के इंटू ए का पावर n। देख रहे हैं आप, अवक्रिया के वेग में और वेग स्थिरांक तथा अभिकारक की सांद्रता में क्या संबंध हुआ, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। अगर यहाँ से हम के की यूनिट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। देखिए ये फार्मूला, और एक शॉर्ट फार्मूला ये ऐसा फार्मूला है कि किसी भी अवक्रिया, किसी भी कोट की अवक्रिया हो, उसके हम वेग स्थिरांक की इकाई की गणना कर सकते हैं। और देखिए कैसे करते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो अवक्रिया के वेग का मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अवक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्योंकि अब अवक्रिया का वेग मैंने पिछले टर्म पे बताया था, अवक्रिया का वेग क्या है, किसी एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम अवक्रिया की वेग कहते हैं। तो बताइए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं बच्चों, मोल बटे लीटर में, और समय को किसका मात्रक क्या है बेटा, सेकंड है। इसीलिए अवक्रिया के वेग की इकाई ये जब ऊपर जाता है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाता है। तो अवक्रिया के रेट की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और अपान। अब बताइए यहाँ ये सक्रिय द्रव्यमान आपने 11 में पढ़ा होगा, सक्रिय द्रव्यमान मीन्स होता है मोलर सांद्रता। सक्रिय द्रव्यमान माने क्या होता है बच्चों, मोलर सांद्रता, और इसका मतलब है कि ए की सांद्रता मोल बटे लीटर में व्यक्त की गई है। तो बताइए इसका हम यूनिट ले लें, मोल बटे लीटर का पावर डेल्टा, मोल बटे लीटर का पावर n, जहाँ n क्या है, अवक्रिया की कोटि है। जिस भी कोटि की अवक्रिया होगी, अब इसमें हम मान अगर पुटअप कर देंगे, ये हो जाता है, फाइनली आता है यहाँ पर आप देखिए बच्चों, K इक्वल टू मोल का पावर 1 माइनस n लीटर का पावर n माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। इस
टर्म में आप जहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि एन यहाँ क्या है, अवक्रिया की कोटि है। अब देखिए मोल यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 1 है, ऊपर जाएगा 1 माइनस ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और लीटर पावर देखिए दिस अपान दिस है, तो लीटर जाएगा, इसका जो n पॉजिटिव हो जाएगा n माइनस 1। और देखिए सेकंड इनवर्स। अगर इस फार्मूले में आप किसी भी कोट की अवक्रिया कि यदि वेग स्थिरांक का मात्रक जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट, ऐसे तो मैं अभी डेरिवेशन से भी बताऊंगा, लेकिन यदि डायरेक्ट आप निकालना चाहें, जैसे आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मान क्या है, शून्य कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, द्वितीय कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। इस तरह के जब सवाल आते हैं और ये कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो डायरेक्ट आप किस फार्मूले में रखकर मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1, सेकेंड के पावर इनवर्स में, ये फार्मूले में यदि आप मान रख देते हैं तो उस कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। बच्चों आइए देखते हैं, अब अपनी कॉपी में आप लोग बना भी लीजिएगा कि ये फार्मूले में किस प्रकार हम n की वैल्यू रख करके आप उस कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, ये जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर मैं उतार रहा हूँ, आप लोग भी साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। और जैसी कोचिंगें फिर खुलेंगी तो आपको स्पेशल नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आप चाहें तो अभी आप कॉपी में नोट भी करते जाइए, समझते हुए जाइए और बनाते हुए जाइए। तो बच्चों देखिए, अगर सपोज दैट n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, तो ये किस कोट की अवक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अवक्रिया। किस कोट की अवक्रिया है, शून्य कोटि। शून्य कोट की अवक्रिया के यदि हम वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना चाहें, k इक्वल टू, फार्मूला क्या मैंने बताया था, मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ये देखिए आप, अब इसी में n की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर 1 माइनस 0, लीटर के पावर 0 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। देख रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपके शून्य कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया। तो आप देख रहे हैं, और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसे कोट की अवक्रिया है जिसके वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होता है। तो आप देख रहे हैं, यही इसके मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अवक्रिया के वेग का भी मात्रक होता है, और यही इसके वेग स्थिरांक का भी मात्रक आता है। और वो अवक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अवक्रिया। जैसे ऐसे क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव सेम यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अर्थात कौन सी वह ऑर्डर के ऑफ रिएक्शन है, कौन सी वह कोट की अवक्रिया है जिसकी दोनों यूनिटें रेट की और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बी आ जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सी हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह ऐसे कोट की अवक्रिया है
जिसके वेग और वेग स्थिरांक दोनों का ही मात्रक सेम होता है। आइए अगर हम यहाँ n की वैल्यू चेंज कर दें, हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। प्रथम कोट की अभिक्रिया इसी फार्मूला में डायरेक्ट रख कर निकालेंगे, अभी डेरिवेशन में भी बताएंगे। प्रथम कोट के लिए बच्चों n की वैल्यू क्या हम रखेंगे, 1 रखेंगे। और बताइए रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट फार्मूला मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1 सेकंड इनवर्स में। यहाँ पे जब आप मोल का पावर क्या रखेंगे, 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, लीटर का पावर 1 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। तो बच्चों देखो जरा, मोल का पावर 0, सेकंड का पावर 0, लीटर का पावर यहाँ पे देखिए आप, लीटर का पावर 0, सेकंड का पावर 0, सेकंड इनवर्स हो गया। तो देखिए किसी भी का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसीलिए जो k का मात्रक प्रथम कोट के अपक्रिया के लिए आता है वह होता है सेकंड इनवर्स, या टाइम जिस यूनिट में दिया हो, अगर मिनट है तो मिनट इनवर्स, वर्ष है तो वर्ष इनवर्स, अगर सेकंड में जब से जो सबसे बेसिक यूनिट है टाइम की, अगर इसमें दिया रहता है तो आपको इसकी यूनिट क्या आ जाती है, सेकंड इनवर्स। कभी कभी प्रथम कोट की अपक्रिया में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वह कौन से ऐसे कोट की अपक्रिया है जिसका मात्रक इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आप देख रहे हैं ये प्रथम कोट की अपक्रिया के जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। और जबकि जो हमारा जीरो ऑर्डर अभी मैंने बताया था उसका जो मात्रक है वो सांद्रता पे डिपेंड कर रहा था, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए आप k का मात्रक ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड इनवर्स पे। इसको भी आप नोट डाउन कर लें कॉपी में कि जो प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आती है वह सेकंड इनवर्स होती है। आइए देखते हैं द्वितीय और तृतीय कोट के अपक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई इसी फार्मूले में रख करके आप निकाल लेंगे। द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्लियर। फिर देन रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए, मोल का पावर 1 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 2, लीटर का n-1 होता है तो 2 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स देखिए सब में कॉमन है, तो आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। आप देख रहे हैं कि द्वितीय कोट के अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। हमने ओनली क्या किया है, n की वैल्यू डायरेक्ट इस फार्मूले में रख दी है। जब आप कभी कंपटीशन देने जाएंगे ये फार्मूला बहुत कारगर सिद्ध होगा। सीधे आप इसी में पुट डाउन वैल्यू करिए, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे अपक्रिया की कोटि रख दीजिए और सीधे ये मात्रक आ जाएगा आपको, है ना स्टैटिक फार्मूला। चलिए अगर तृतीय कोट के अपक्रिया की बात करें, तृतीय कोट की अपक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर हम इस फार्मूले में रख दें मोल का पावर 1 माइनस 3, लीटर का पावर 3 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, मोल का पावर मोल इनवर्स 2, लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसी फार्मूले में, रेट लॉ के फार्मूले में हमने अपक्रिया की कोटि को पुट कर दिया तो ये इनके वेग स्थिरांकों के मात्रक आसानी से निकल आए। तो इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ, द्वितीय कोट की अपक्रिया का बताओ, शून्य कोट की अपक्रिया का
मात्रक बताओ। इस प्रकार रेट कांस्टेंट के मात्रक जो पूछे जाते हैं आप सीधे फार्मूले में पुट कर दीजिए और उसके वेग स्थिरांक का मात्रक मिल जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम किसी भी कोटि के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक को हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले में रख करके। आइए अब चलते हैं कि बार बार ये आ रहा है कि अवक्रिया की कोटि क्या है, अवक्रिया की आणविकता क्या है, और बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर साल कह लीजिए पूछा जाता है अवक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए चलते हैं डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया की आणविकता क्या है और अवक्रिया की कोटि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आप सबके समक्ष। तो अवक्रिया की आणविकता व कोटि, अवक्रिया की आणविकता, आणविकता व कोटि, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बच्चों व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, अवक्रिया की आणविकता क्या है। तो जो अवक्रिया की आणविकता है, अवक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं, द मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। अवक्रिया की आणविकता के बारे में मैं बता दूं बच्चों कि अवक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। तो अवक्रिया की आणविकता हमेशा क्या करते हैं, रिएक्शन को देख करके पता कर लेते हैं कि अवक्रिया की आणविकता क्या है। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन है, कई स्टेप में हो रही है, तो हर पद की आणविकताएं अलग अलग निर्धारित की जाती हैं। और जो है कभी कभी जब कुछ ऐसी भी अवक्रिया होती हैं जिसमें जो सबसे स्लोएस्ट पद होता है, मंदतम पद होता है, वही अवक्रिया की आणविकता का निर्धारण करता है। तो जनरली हम अवक्रिया की आणविकता को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया नोट करते जाइएगा बच्चों ये सब डेफिनेशन, और बहुत बार पूछता है अवक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या है अंतर। अवक्रिया की या अवक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अवक्रिया की आणविकता कहलाती है, अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा डिफिनेशन। और आणविकता के आधार पर अवक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। यदि अवक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, अवक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। एका, हिंदी में कहते हैं एकाणुक अवक्रिया। और जब अवक्रिया में दो अणु भाग ले रहे होते हैं तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अवक्रिया में तीन अणु भाग ले रहे हैं तो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार अवक्रिया की आणविकताएं लिखी जाती हैं। क्योंकि अवक्रिया में भाग लेने से तात्पर्य है बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अवक्रिया जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज्ञात हैं कंपेयर टू बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। और क्योंकि एक साथ कई अणुओं को एक साथ टकरा करके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि दहली ऊर्जा स्तर तक, यानी जहाँ पे बॉन्ड टूट करके फिर से प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनने का अवसर आता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आणविकता की अवक्रियाएं ज्ञात नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा फेवर करती है यूनिमॉलिक्यूलर,
फिर बाई मालिकुलर। इस प्रकार जितनी ही हायर मालिकुलर की आणविकता की अपक्रियाएं होंगी अपेक्षाकृत कम ज्ञात होती हैं, क्योंकि एक साथ इतने मालिक्यूल का ऊपर हायर एनर्जी लेवल तक या कह लीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक, अभी हम अपक्रिया के वेग के टक्कर सिद्धांत में आपको बताएंगे दहली ऊर्जा क्या है, संक्रियण ऊर्जा क्या है, वहाँ तक पहुँच पाना और प्रोडक्ट फार्मेशन में भाग लेना इतना आसान नहीं होता। इसलिए अपक्रिया की आणविकता जो है वो जितनी कम आणविकता की अपक्रियाएं हैं वो ज़्यादा ज्ञात है। सपोज दैट अगर हम कह दें NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड का विघटन हो रहा है और बन रहा है N2 प्लस ट्वाइस H2O। आप देख रहे हैं इस अपक्रिया में देखते ही पता चल रहा है एक अणु भाग ले रहा है। इसकी आणविकता आप क्या लिखेंगे? आणविकता इसकी 1 है। इट मीन्स दैट इज यूनिमालिकुलर रिएक्शन। अपक्रिया एकाणुक अपक्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं? एकाणुक अपक्रिया मीन्स इसमें एक ही अणु क्या हो रहा है? भाग ले रहा है। अच्छा, सपोज दैट अपक्रिया ये है H2 प्लस Cl2 चेंज टू ट्वाइस HCl। आप देख रहे हैं इस अपक्रिया में एक अणु हाइड्रोजन का दूसरा अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है, अर्थात 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अपक्रिया की आणविकता क्या हो गई? 2 हो गई। अपक्रिया की आणविकता क्या हो गई बच्चों? 2 हो गई। तो अपक्रिया के जितने अणु भाग ले रहे हैं वही अपक्रिया की क्या हो जाती है? आणविकता हो जाती है। और आणविकता के आधार पर हमने कहा यूनिमालिकुलर, बाई मालिकुलर, इस तरह के ट्राई मालिकुलर, जैसे सपोज दैट ट्वाइस SO2 प्लस O2 चेंज टू ट्वाइस SO3। अब आप इस अपक्रिया में बच्चों क्या देख रहे हैं? 2 अणु सल्फर डाइऑक्साइड और 1 अणु ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो अपक्रिया की आणविकता क्या हो गई? अपक्रिया की आणविकता 3 हो गई। और मैं आपको जानकारी के लिए एकदम क्लियर बता दूं, अपक्रिया की आणविकता 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई तो ऐसा अणु होगा, अगर अपक्रिया में अणु भाग ही नहीं लेगा तो उसकी कैसी आणविकता? इट मीन्स अपक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। एक अणु तो कम से कम जरूर निश्चित है कि पार्टिसिपेट वो रिएक्शन में करेगा, इसलिए अपक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और कभी भी नेगेटिव 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऑब्वियस है कि नेगेटिव नहीं होगा। तो अपक्रिया की आणविकता, अब मैं आपको फिर से अपक्रिया की, सपोज दैट एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा फार्म हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, और आप जानते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और बहुत ही हाई टेम्परेचर 500 डिग्री टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और आयरन यहाँ पे कैटालिस्ट और मॉलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके अमोनिया बनती हैं। इस रिएक्शन को करवा पाना इतना आसान नहीं होता। इस कंडीशन अप्लाई करने के बाद 10 से 15% ही अमोनिया बन पाती है। और देखिए आप यहाँ पर ये आणविकता के आधार पे 3 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु नाइट्रोजन, टेट्रामालिकुलर रिएक्शन है। इसकी आणविकता क्या हो गई? 4 हो गई। बट ऐसी रिएक्शन को साधारण कंडीशन में साधारण ताप पे करा पाना ये पॉसिबल नहीं होता, अर्थात निश्चित है कि हर जो आणविकता की अपक्रियाएं हैं उनका होना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इस तरह की अपक्रियाएं कम ज्ञात होती हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे होने वाली अपक्रियाएं हैं वो अधिक ज्ञात हैं। अगर आप ऐसी अपक्रियाएं ज्ञात भी हैं तो इनके लिए स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं, उच्च दाब, उच्च ताप तथा कैटालिस्ट लगाइए। देखिए कैटालिटिक प्रमोटर भी लगाया है हमने, वर्धक का इस्तेमाल किया है। इसके बाद फिर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। इस अपक्रिया ये कौन सी अपक्रिया की आणविकता की हो गई? 4 आणविकता की, अर्थात इसकी मॉलिक्युलरिटी 4 है। बच्चों अब आइए चर्चा करते हैं अपक्रिया की कोटि क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों में अंतर भी आप देखते जाइएगा कि अपक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो अब अपक्रिया की कोटि ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों अपक्रिया की कोटि वह होती है जिस पर अपक्रिया की दर डिपेंड करती है। अर्थात जैसे हम एक एग्जांपल आपको लेके बताएं कि जैसे कोई एक फैक्ट्री है, उसमें
प्रोडक्ट बन रहा है, एक गाड़ी बन रही है, उसके बहुत सारे एसेसरीज बना लिए गए हैं, जैसे बहुत सारे पहिया बना लिए गए, हैंडल बना लिए गए, जितने सहायक पार्ट है वो सभी तैयार करके रख दिया गया। और उस दिन बट इंजन का उत्पादन नहीं हो पाया। तो आप क्या मानेंगे कि क्या एक गाड़ी परफेक्ट निर्माण हो गया? तो आप क्या मानेंगे? उस दिन गाड़ी का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी की जान मेन किस में बसती है? इंजन में बसती है। तो अगर इंजन का उत्पादन नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि गाड़ी का उत्पादन नहीं हुआ। इट मीन्स जैसे उसी प्रकार कोटि से संबंधित है। देखिएगा, जैसे अपक्रिया में कई मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं और ये सपोज दैट ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत सारे अणुभाग आणविकता तो इसको देख के आप बता सकते हैं, लेकिन जो अपक्रिया की कोटि होती है, यू कैन नॉट डिसाइड ऑन सीइंग द रिएक्शन, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अपक्रिया की कोटि को क्या करते हैं? प्रयोगों द्वारा हम निर्धारित करते हैं। ऐसे इसको बता पाना कि इसकी जो है अपक्रिया की कोटि 3 है, ऐसा कह पाना संभव नहीं हो सकता, बिकॉज अपक्रिया की कोटि को हम एक्सपेरिमेंट द्वारा निकालते हैं। तो हम बात कर रहे थे सभी पर अपक्रिया की दर डिपेंड करे, यह जरूरी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जिस पर अपक्रिया की दर, वह अभिकारक जिस पर अपक्रिया की दर निर्भर करती है, वही अपक्रिया की क्या होती है? कोटि होती है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रिया की कोटि को मैंने क्या बताया बच्चों? जिस प्रकार मैंने एक समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार एक इंजन जब तक नहीं बनता तब तक गाड़ी का उत्पादन नहीं माना जाता, उसी प्रकार अपक्रिया की जो कोटि होती है जिस पर डिपेंड करती है, हो सकता है ए पर डिपेंड ना करती हो, बी पे केवल डिपेंड करे और सी पे डिपेंड ना करे, तो अपक्रिया क्या ऑर्डर 1 हो जाएगा। हो सकता है ए और सी पे डिपेंड करे, बी पे डिपेंड ना करे, इसकी कुछ कंडीशन होती है। क्योंकि अब समस्या ये आती है कि आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपके लिए वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट का सेट लगा के तो दिया नहीं जाएगा, तो आप कैसे किस आधार पर कहेंगे कि यह इस कोटि की अपक्रिया है? तो बच्चों, ये अपक्रिया की जो कोटि है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इनकमिंग वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे अपक्रिया की कोटि क्या है और इसको कैसे निकालते हैं।